दिल्ली के बारे में बात करें तो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि हम गठबंधन के साथ रहेंगे और 6 सीटों पर हमारी तैयारी दिल्ली में है, 1 सीट हम गठबंधन के लिए छोड़ रहे हैं। देखिए, ये सीटों का बंटवारा है। सिंबल जहां पार्टी अपना देना चाहेगी वहां हमारे उम्मीदवार उससे लड़ेंगे, जहां पार्टी अगर कुछ और तय करती है तो उससे लड़ा जाएगा। बिल्कुल सामने मैदान है, तो अभी भी अगर उम्मीदवार नहीं घोषणा होगी तो उस वक्त तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इन्होंने कहा था गुजरात मॉडल और गुजरात के जो सपने इन्होंने दिखाए थे 10 साल में वो पूरी तरह से टूट चुके हैं कि सड़कें तो खोद दी पूरे जिले तक की इन्होंने, लेकिन एक भी सड़क या एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसमें इनकी स्मार्टनेस दिखाई दे। आम आदमी पार्टी का सबसे विवादित चेहरा में बन गया था कि इंडिया टुडे, फ्रंटलाइन जैसी मैगजीन्स तक में छपा था। 300 करोड़ तो क्या, कभी योगेश दहिया ने 3 पैसे का भी किसी तरह का गलत काम नहीं किया है। महानुभाव थे, उन्होंने कहा भाई दहिया जी आपका ये सूत्र बहुत अच्छा लगता है कि पहला चुनाव विवादित, दूसरा चुनाव चर्चित, तो तीसरा चुनाव में आप जरूर निर्वाचित होंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि अरविंद केजरीवाल या योगेश दहिया या संजय सिंह या सत्येंद्र जैन झुकेंगे नहीं, टूट भले जाएं, लेकिन वो कभी किसी के आगे झुकेंगे नहीं। धर्म को ये सोचते हैं कि धर्म के सहारे ये राजनीति कर लेंगे, ये धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। इनको केवल विधायक खरीद के, सांसद तोड़कर उस तरह सरकारें बनानी पड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी दल तैयारी में लग चुके हैं। अगर बातचीत की जाए आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सहारनपुर में भी बड़ी तैयारी आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर कर रही है। चुनावी बातचीत करने के लिए किस तरह की तैयारी है, आम आदमी पार्टी से लंबे समय से जुड़े योगेश दहिया जी जेडी न्यूज के साथ है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, चुनावी रणनीति को लेकर भी इनसे बातचीत की जाएगी। योगेश दहिया जी, आपका जेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं योगेश दहिया, आम आदमी पार्टी सहारनपुर से। जीडी न्यूज़ का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव हमारे बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है और आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल होने के कारण पूरी तरह से पूरे भारत में आम आदमी पार्टी चुनाव के मैदान में उतर चुकी है। जहां तक बात करें आम आदमी पार्टी की, तो पंजाब से अगर आप शुरू करें, पंजाब में वहां भगवत मान जी ने कह दिया है कि 13 की 13 सीट हम पंजाब की लड़ेंगे और चंडीगढ़ की सीट पर भी हमारी तैयारी है। जहां तक आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी पूरी तरह से जो हमारे पूर्व एमपी हैं सुशील गुप्ता जी, वो अपनी पूरी टीम के साथ, और संदीप पाठक जी जो हमारे महासचिव हैं संगठन के, वो वहां पर पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं। दिल्ली के बारे में बात करें तो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि हम गठबंधन के साथ रहेंगे और 6 सीटों पर हमारी तैयारी दिल्ली में है, 1 सीट हम गठबंधन के लिए छोड़ रहे हैं। असम में 3 हमारे उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, गोवा में 1 उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है, बहरूच पर गुजरात में 1 सीट की घोषणा हो चुकी है, शीघ्र ही नई लिस्ट आने वाली है, उसमें अन्य प्रदेशों की भी घोषणा होगी। लेकिन सभी जगह, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका कर्नाटक हो, यूपी हो, उम्मीदवार अपनी तरफ से जो है पूरी तरह तैयारी में है। मैं भी यहाँ पर पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहा हूँ। उम्मीदवार अपने होंगे, फिर गठबंधन कैसा होगा? देखिए, ये सीटों का बंटवारा है। सिंबल जहां पार्टी अपना देना चाहेगी वहां हमारे उम्मीदवार उससे लड़ेंगे, जहां पार्टी अगर कुछ और तय करती है तो उससे लड़ा जाएगा। तो ये तो है, चूंकि राजनीतिक दल है, उसे अपने झाड़ू का, अपने सिंबल का प्रचार प्रसार करना है, तो उसी हिसाब से जो है ये, चूंकि देखिए बिल्कुल सामने मैदान है, तो अभी भी अगर उम्मीदवार नहीं घोषणा होगी तो उस वक्त तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। जहाँ जो भारी उसकी है पूरी तैयारी, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, जहां जहां भी गुंजाइशें हैं और लोग पूरी तरह से फील्ड में हैं। अगर हम सहारनपुर की बातचीत करें, सहारनपुर में आपने जो पहला चुनाव भी लड़ा है, उससे पहला चुनाव भी लड़ा है, इस बार भी 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं। तैयारी किस तरह की? 5 विधानसभाएं आती है, आम आदमी पार्टी का विश्वास आम जन में कितना बना है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जहां तक विश्वास की बात है तो देश में एक मॉडल लेकर जो है मौजूदा सरकार आई थी, जो बड़ी सरकार है, और इन्होंने कहा था गुजरात मॉडल और गुजरात के जो सपने इन्होंने दिखाए थे 10 साल में वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। यदि आप बात करें आदर्श गांव की, वो तो शायद पहले 5 साल में ही इनका लड़खड़ा कर गिर गया था, आज तक इन पे एक भी आदर्श गांव नहीं बना। दूसरा जो इन्होंने बहुत बड़ा ऐलान करके लाए थे स्मार्ट सिटी का, आज तक ये अहमदाबाद कोई स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए। हिंदुस्तान की 100 सिटी तो ये कभी जिंदगी में स्मार्ट नहीं
बनाएंगे। अपने शहर की बात कर लें अगर, सहारनपुर की, 2016 से आप लगातार देख रहे हैं कि सड़कें तो खोद दी पूरे जिले तक की इन्होंने, लेकिन एक भी सड़क या एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसमें इनकी स्मार्टनेस दिखाई दे। तो जनता तो पूरी तरह से इन पे से विश्वास उठा चुकी है। आम आदमी पार्टी का चाहे दिल्ली मॉडल हो चाहे पंजाब मॉडल हो, सभी लोग उसको देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त हिंदुस्तान के प्रति व्यक्ति आय से 1.5 गुना आय ज्यादा है। हिंदुस्तान में सबसे कम महंगाई अगर कहीं है तो वो दिल्ली में है। तो ये सारी चीजें हैं, पढ़ाई हो, दवाई हो, बिजली हो, पानी हो, महिला सुरक्षा हो, सभी जगहों पे हम ये कहते हैं जो एक आम आदमी की आवश्यकताएं हैं वो सारी चीजें दिल्ली में पूरी तरह से। चाहे आप भ्रष्टाचार की भी बात करें तो हिंदुस्तान में अगर सबसे कम भ्रष्टाचार कहीं है तो वो दिल्ली में है। भ्रष्टाचार दिल्ली में कम है, लेकिन अगर हम बातचीत करें, आप लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, संस्थापक सदस्य हैं, हाल फिलहाल में आप किस तरह की पार्टी में दायित्व निभाने का कार्य कर रहे हैं? देखिए, मैं पार्टी का संस्थापक सदस्य हूं। यही सबसे बड़ा ओहदा मेरे लिए है कि जब तक रहूंगा मैं पार्टी का संस्थापक सदस्य रहूंगा। उसके बाद मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रहा। पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 3 साल तक मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहा। पार्टी ने 2 मिशन चलाए थे। मिशन बुनियाद चलाया था, तो मिशन बुनियाद में मैं उत्तराखंड प्रभारी था। उसके बाद मिशन विस्तार चला था 2015 में, तो मैं राजस्थान प्रभारी था। अगर हम बात करें, योगेश दहिया जी बार बार निष्कासन का दंश झेल रहे हैं, उस दंश की वजह क्या है और ऐसा बार बार परिस्थितियाँ आपके प्रतिकूल क्यों हो जाती है? ऐसा कहीं नहीं है, मेरे ऊपर कभी कोई अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई नहीं है। कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए ऐसा कुछ काम करते होंगे, वो जाने, लेकिन हम उस स्तर पर काम नहीं करते। योगेश दहिया पार्टी का एक सच्चा सिपाही है और उसी स्तर पर बना हुआ है। पार्टी में सभी लोग जानते हैं कि योगेश दहिया कभी इस तरह का अनैतिक या अनुचित या कोई इस तरह का काम नहीं करता है। आपने जो जनपद में आम आदमी पार्टी को पूरी पहचान दिलाने का काम किया है, लेकिन यह पहचान क्या जनाधार के रूप में आपको दिखाई देता है? क्या आपने वो जनाधार, जितना आपने मेहनत की है, वो जनाधार के रूप में पार्टी में बदला जा रहा है अब, ऐसा आपको लगता है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से आई हुई पार्टी थी और आंदोलन के बाद आप जानते बहुत सारी चीजें होती हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि मेरे ऊपर भी बहुत सारे प्रशासन ने मुकदमे किए थे। 14 मुकदमे थे 2014 में, जिसमें एक विवादित मुकदमा था सबसे बड़ा कि मेरे ऊपर 300 करोड़ का मुकदमा था। एक मुकदमा था कि मैंने गेल के इंजीनियर को जान से मारने की धमकी दी, उनकी पोकलेन और 2 जेसीबी लूटने का काम किया। कई तरह के थे, यहां तक कि प्रशासन ने एक मुकदमा तो मेरे ऊपर रेड कार्ड जारी कर दिया था। राहजनी का मुकदमा मेरे ऊपर हुआ, लेकिन वो 14 मुकदमे से सब धीरे धीरे अपने आप ही खत्म, स्वतः खत्म होते रहे। किसी में एफआईआर लगी, किसी में लोक अदालत में वो खत्म हो गए हैं। अब मात्र 5 या 6 मुकदमे अभी जो हैं वो हैं, लेकिन उनमें आज तक किसी आईओ ने, जांच अधिकारी ने मेरा बयान नहीं लिया, कभी किसी अदालत ने तलब नहीं किया। और सभी को मालूम है कि आम आदमी पार्टी का सबसे विवादित चेहरा मैं बन गया था कि इंडिया टुडे, फ्रंटलाइन जैसी मैगजीन्स तक में छपा था और आपके बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में हुआ था, प्रिंट मीडिया में पूरी तरह आया था। लेकिन 10 साल में वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सभी लोग जानते हैं 300 करोड़ तो क्या, कभी योगेश दहिया ने 3 पैसे का भी किसी तरह का गलत काम नहीं किया है। दिल्ली पंजाब हुई हमारी, अब यूपी की है बारी। लोकसभा चुनाव में आपने नारा देने का काम किया है, लोग बाग दिल्ली जा रहे हैं, लोकसभा सदन में जा रहे हैं, आप लखनऊ और यूपी की बात कर रहे हैं। ये नारा आपका कैसा समझ उससे बना पाएगा इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत से नारे देती है। जैसे हम लोग कहते हैं दवाई पढ़ाई मुफ्ती हो, चूल्हा कढ़ाई सस्ती हो, भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल केजरीवाल, एक मौका केजरीवाल को, दिल्ली पंजाब हुई हमारी, अब यूपी की है बारी। तो ये बहुत सही नारे हैं और ये सामयिक नारे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नारे आपने देखे होंगे, करीब 50 यूनिपोल्स पे लिखे हुए हैं। तो वो जनमानस के बीच से ही निकल कर आए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों ने, एक महानुभाव थे, उन्होंने कहा भाई दहिया जी आपका ये सूत्र बहुत अच्छा लगता है कि पहला चुनाव विवादित, दूसरा चुनाव चर्चित, तो तीसरा चुनाव में आप जरूर निर्वाचित होंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। अगर हम बातचीत करें, आपने भ्रष्टाचार की बात की है कि भ्रष्टाचार का एक ही काल अरविंद केजरीवाल, लेकिन मनीष सिसोदिया को आप कैसे देखते हैं फिर? बहुत ठीक कह रहे हैं आप। मैं यही कहता हूं कि अहंकार और ताकत का जो गलत उपयोग होता है वो मौजूदा सरकार दिखा रही है। 2 साल से ऊपर हो गए, मनीष सिसोदिया जी नहीं, वो हमारे बहुत सम्मानित हमारे मंत्री भी हैं, सब कुछ है, सबको पता है। सत्येंद्र जैन जी की भी बात करें, बड़े भाई संजय सिंह जी की भी बात करें, जो हमारे विधायक गुजरात में इन्होंने उठाए थे, चेतर बासवा जी जो, तो ये सरकार 2 साल से 1 पैसा सिद्ध नहीं कर पाई और
मैं आपको एक और बात बता दूं, हम लोग कानून की बात करते हैं, कानून का राज है, वो सब है, लेकिन इस हिंदुस्तान में बहुत सारा जुडिशियल रिफॉर्म होने हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म होने हैं, पुलिस रिफॉर्म होने हैं, जिसमें यहां तक कि हमारे पास एक बेल एक्ट तक नहीं है कि किसी सजा में या किसी धारा पे किस तरह से किसको जमानत मिलेगी। ये पूरी तरह से जज साहब के ऊपर है कि वो किसी को बेल दें या ना दे, और इसको काम को हमारी विधायिका जो है बहुत गलत दुरुपयोग कर रही है कि वो बेल नहीं होने दे रही। जबकि आप यहां देखेंगे राम रहीम जैसे उदाहरण है कि चाहे 50 दिन की ले लें और चाहे महीने में 3 बार ले लें, लेकिन वो जानबूझकर हम लोगों को दबाना, डराना, थकाना या बैठाना चाहते हैं, जिसको वो समझ जाए कि अरविंद केजरीवाल या योगेश दहिया या संजय सिंह या सत्येंद्र जैन झुकेंगे नहीं, टूट भले ही जाएं, लेकिन वो कभी किसी के आगे झुकेंगे नहीं। ये जिस तरह से विधायक खरीद रहे हैं, सांसद खरीद रहे हैं, कभी किसी सरकार को गिराए रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है कि ये दिल्ली में या पंजाब में हमारी सरकार का जरा सा भी बाल बांका कर सके। बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं न्यायपालिका को प्रभावित करने का सरकार के द्वारा, क्या ये आपका आरोप सही है? मेरा नहीं, जनमानस का आरोप है। आप कहीं भी चले जाइएगा, आज जितनी जेलें भरी हुई हैं, अगर आज सरकार बेल एक्ट को ले आए तो जेलों में आधे से ज्यादा कैदी कम हो जाएंगे। आप अंदाजा कर लीजिए, जिस आदमी को मात्र 1 या 2 साल की सजा होनी है और वो 15-20 साल से अगर जेल में बंद है, तो ये कानून का केवल दुरुपयोग है। इंडिया गठबंधन से जिस प्रकार से पार्टियां टूट रही है, आपको नहीं लगता कि भाजपा के सामने विपक्ष कमजोर हो रहा है लोकसभा चुनाव सीट पर जब है? ऐसा है, जो भी चुनाव है वो पार्टियों के ऊपर नहीं जीते जाते हैं, वो जनता के ऊपर जीते जाते हैं। आपने सुना होगा सन 77 में एक नारा था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, ठीक है। लेकिन 78 में हालत ऐसी जनता ने कर दी थी कि कश्मीर से कलकत्ता तक जमानतें जब्त हो गई थी कांग्रेस पार्टी की। तो वही हाल आप देख लीजिएगा, जनता इस लोकसभा चुनाव में सरकार को दिखा देगी। प्राण प्रतिष्ठा से क्या आपको लगता है कि जो लोकसभा चुनाव किसी तरह से प्रभावित हो पाएगा? मैं आपको ये कह दूं, ये जो 4 स्तंभ थे लोकतंत्र के, उनको तो इन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और ये जो 5वें स्तंभ को, धर्म को, ये सोचते हैं कि धर्म के सहारे ये राजनीति कर लेंगे, ये धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। और ये पूरी तरह से जो है इस भाजपा का बिल्कुल बहुत खराब रूप दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन जनता को आज भी उसके सामने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, ये सारे मुद्दे हैं। वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वो अपने बड़ों की सुरक्षा, अपने बड़ों के दवाई, उस सब को लेकर चिंतित हैं। वो देश के जो 205 लाख करोड़ इन्होंने कर्जा कर दिया है, जीडीपी को 81% तक ये कर्जे में डूबो चुके हैं, आम जनता उस सब को लेकर चिंतित है। लोकसभा चुनाव से पहले जाने अगर बात करें, जिस प्रकार से जब भारत रत्न बांटे जा रहे हैं, विभिन्न विभूतियों को दिए जा रहे हैं, क्या इससे आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव किसी प्रकार से प्रभावित होने का कार्य होगा? मैं वही कह रहा हूं, लोकतंत्र जो एक इंस्टीट्यूशन था, जो पार्टियों का काम था, ये सब उससे अलग हटके जो है जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता बरगलाने में आने वाली नहीं है। आप अंदाजा कर लीजिए, भारत रत्न की घोषणा सदा राष्ट्रपति करते थे। भारत रत्न साल में, एक कैलेंडर ईयर में 3 से ज्यादा नहीं दिए जा सकते थे। उन सभी नियमों को ये ताक पे रखकर जो है ये सोच रहे हैं कि इन चीजों को करा के ये जो है उससे वोट बटोर लेंगे। उससे कभी इनको वोट मिलने वाली नहीं है। देश लोकतंत्र से चल रहा है या राजतंत्र से चल रहा है, क्या मानना है आपका? नहीं, देखिए, डिक्टेटरशिप तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन वो डिक्टेटरशिप जो जनता ने पाकिस्तान में दिखा दिया है, ये वहां हाथ मिलाकर आए थे, अब जनता इनको यहां उस हाथ मिलाने का हसर इंडिया में दिखा देगी। किन किन मुद्दे पर आप ये चुनाव में आ रहे हैं, किस तरह के आप मुद्दों की बात कर रहे हैं? देखिए, हमारे तो दिल्ली मॉडल है, पंजाब मॉडल है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले हमारा जो बच्चों का भविष्य है, देश का भविष्य है, वो पढ़ाई से है। दिल्ली की सरकार अपने बजट का 40% इसीलिए वहां पर पढ़ाई में खर्च करती है। आज वहां के सरकारी स्कूल जो हैं प्राइवेट स्कूलों से बहुत बेहतर हैं। उसके बाद हमारे बड़ों की सुरक्षा है। घर का जो सबसे ज्यादा बजट बिगड़ता है वो दवाइयों पर बिगड़ता है। सबसे अच्छे अस्पताल दिल्ली के बाद अब हम पंजाब में भी बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आम जन की आवश्यकता है, परम आवश्यकता हो गई है बिजली, तो हम बिजली पे बहुत सारे काम कर रहे हैं। पानी पर है, सीसीटीवी लगाकर महिला सुरक्षाएं हैं। महंगाई को रोकने में हमने वहां पर महिलाओं के लिए जो है बसें फ्री कर दी हैं, बल्कि 3rd जेंडर को भी हमने वहां पर जो है फ्री बस कर दिया है। तो इस तरह से जो आम चीजें हैं उन पर हम मुद्दों पर लड़ेंगे। बात अगर लोकलिटी की जाए, यहाँ की परिस्थिति की जाए, सहारनपुर की बड़ी समस्या क्या मानते हैं आप? देखिए, सहारनपुर में सारी चीजें समस्याएं हैं। सहारनपुर को आप कास्ट नगरी कहते थे, आज कास्ट कला बिल्कुल खत्म हो गई। सहारनपुर को एक किसान का गढ़ कहा जाता था,
आज यहाँ पर बागात खत्म हो चुके हैं, आज यहाँ पर गन्ने की दुर्दशा हो रही है। आज का किसान यहाँ पर कोई भी अपनी फसल मंडी में ले जाने के लायक नहीं रहा है। आप यहाँ युवाओं की बात करें तो इतनी बेरोजगारी है, आप नशे की बात करें तो वो अलग एक यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। घाट उठा लीजिए, वहाँ खनन से लेके और अवैध खनन से लेके वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप किस किस मुद्दे पर नहीं बात करना चाहेंगे? और मैंने आपको बताया कि जैसे शहर को ही आप ले लीजिए तो स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने पूरे कारोबार को खत्म किया हुआ है पिछले 6-7 साल से। मौका मिलो तो सहारनपुर के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं आप? देखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले तो जितने सरकारी स्कूल हैं वो सारे बिल्कुल A1 क्लास के होने चाहिए। उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि हमारे जितने मेडिकल सेंटर्स हैं, आप बहुत सारी जगह चले जाइएगा, हमारे PHC और CHC तो बिल्कुल खत्म हुए हुए हैं। जो सरकारी अस्पताल भी हैं वो केवल रेफरेंस सेंटर हैं। वहां जाकर डॉक्टर यही पूछता है कि आपको बराड़ा रिफर करें या PGI चंडीगढ़ रिफर करें या आपको देहरादून भेज दें या दिल्ली भेज दें, वहां कहीं इलाज नहीं मिल रहा। इसके बाद अगर आप किसान की बात करें तो आज पंजाब का किसान सहारनपुर या यूपी के किसान से जो है करीब 100 रुपए क्विंटल अधिक पा रहा है। वहां 2% रिकवरी कम है, यानी कि यहाँ के मिलों को 80 रुपए तो सीधा सीधा रिकवरी के मिल रहे हैं और 20 रुपए रेट में कम है। तो ये सारे मुद्दे हैं, युवाओं के लिए रोजगार है, कारोबारों की सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा है, ये सारी चीजें हैं। सहारनपुर के सांसद बने हाजी फैजुल रहमान साहब, उनके विकास कार्यों को कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी लोग अपने प्रयास करते हैं, वो भी कारोबारी आदमी हैं, उन पर भी 10 तरह के दबाव हैं, वो सब हैं। उससे पूर्व में भी बहुत सांसद हुए हैं, सभी ने अपने प्रयास किए हैं। जो जहां तक आया ये तो जनता बताती है कि उसके पैमाने पर कौन खरा उतरा है और कौन नहीं। भाजपा सरकार देश प्रदेश में चल रही है, क्या यह सरकार आमजन की सरकार बन सकी है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आम जन की सरकार होती तो इनको इस तरह से सरकारें गिनानी नहीं पड़ती। चाहे वो उत्तराखंड की सरकार है, चाहे असम की सरकार है, चाहे गोवा की सरकार है, चाहे अभी आपने देखा बिहार की सरकार है। हर जगह जो है इनको केवल विधायक खरीद के सांसद तोड़कर उस तरह सरकारें बनानी पड़ रही है। जिस तरह से एक साथ 146 सांसदों को संसद से बाहर निकाल कर जो है इन्होंने बिल पास किए हैं, ये कहीं आम जनमानस की सरकार नहीं हो सकती। दावेदारी और भी रही होंगी, तमाम लोग दावेदारी करते हैं, क्या आप अपने टिकट को लेकर, सिंबल को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं? देखिए, मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं, जो मेरी मेहनत है उसको पार्टी भी देखती है, उसको पूरा संगठन देखता है, आमजन देखता है। ये तो पार्टी देखती है कि आमजन में कौन काम कर रहा है और आमजन किसको जानती है। सहारनपुर में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार कौन होना चाहिए? देश धर्म से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। आपने जो 5वीं बात की है कि 4 स्तंभ जो है पहले से हैं, एक स्तंभ धर्म को लेकर, सदन या देश धर्म से या संविधान से? देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि धर्म का काम हमारे धर्माचार्यों का है। हमारे पास बहुत बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, धर्माचार्य हैं। उसके लिए हम पूरी जनता का, लाखों लाखों लोगों का हम कुंभ आयोजित करते हैं। लेकिन उस काम को अगर हमारी विधायिका उठा ले और विधायिका का जो काम है उसको वो छोड़ दे तो ये कभी देश नहीं बर्दाश्त करेगा और ना इस तरह होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा में जिस प्रकार से जो है शंकराचार्य को जो है नजरअंदाज करने का कार्य किया, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, शंकराचार्य जी तो देखिए उनकी तो जरूरी थी, लेकिन देश के पहले व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति की जिस तरह से उपेक्षा की गई है वो भी बहुत निंदनीय है। GD न्यूज के माध्यम से इस चुनाव का समर है, क्या संदेश देना चाहेंगे जनपदवासियों को, या लोकसभा में आपका किस तरह का संदेश आपका रहेगा? मैं यही कहना चाहूंगा, एक तो जो संस्थाएं हैं, चाहे हमारा चुनाव आयोग है, चाहे हमारी कार्यपालिका है, चाहे हमारे चुनाव अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, उन सबको निष्पक्ष और एक पारदर्शी चुनाव कराना चाहिए। उसके अलावा यह है, जनता को भी जो है रिश्तेदारियां नहीं देखनी चाहिए। धर्म जाति से ऊपर उठकर अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए ये सब GD अगर इसको जो है GD न्यूज़ आपके माध्यम से इसको जन जन तक पहुंचा दे तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि लोकतंत्र जब ही जिंदा रहेगा जब वोट का अधिकार सभी को निष्पक्ष होगा, वोट की गिनती निष्पक्ष होगी, वोट का जो है प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष हो। और इसके लिए चुनाव आयोग से लेके आखिरी वोटर तक जो है सभी अपने काम को बखूबी निभाएं। GD न्यूज से बेबाकी से बातचीत करने के लिए आपका योगेश दहिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। GD न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए GD न्यूज चैनल को और Facebook पर वीडियोस देखने के लिए GD न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।